बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय संख्या 8, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें हमने भारत में उठ रही विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में जाना था और जाने थे उनके समाधान भी। साथ ही हमने ये भी जाना था कि इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं वक्त वक्त पर उठ रही थी, उनसे हमें क्या महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलते हैं। आशा है ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब वक्त हो चला है इस अध्याय की प्रश्नावली को जानने का। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय के प्रश्न और उसके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 कहता है हमें कि निम्नलिखित में मेल करें। यहाँ हमें एक स्तंभ दिया है और यहाँ दूसरा हमें दिया है, इन दोनों में हमें मेल करना है। क में लिखा है सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण। दो पहचान यहाँ हमें बताई हैं, सामाजिक और धार्मिक। तो सामाजिक और धार्मिक आधार पर जिस राज्य का निर्माण हुआ था वो राज्य है पंजाब। भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव। भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव, तो यहाँ आएगा हमारा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ आंदोलन उठा था, तो केंद्र के साथ तनाव में हम तमिलनाडु को लेंगे। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण, उसमें हम लेंगे झारखंड और छत्तीसगढ़ को। साथ ही आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग, तो वो आएगा नागालैंड और मिजोरम। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। पूर्वोत्तर के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, ज्यादा स्वायत्तता की मांग और अलग देश बनाने की मांग करना, ऐसी ही कुछ अभिव्यक्तियां हैं। पूर्वोत्तर के मानचित्र पर इन तीनों के लिए अलग अलग रंग भरिए और दिखाइए कि किस राज्य में कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल है। हमने 3 राज्यों की बात की थी। 3 राज्यों के हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं में जो मांगे उठ रही थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। वो तीनों राज्य यहाँ आपके सामने दिखाए हुए हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम। तो इन राज्यों में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठ रही थी। यहाँ मांग उठ रही थी अलगाववादी आंदोलन की, अर्थात अलग राष्ट्र बनाने की। और साथ ही असम की हम बात करें तो वहाँ मांग उठी थी बाहरी लोगों के खिलाफ, अर्थात जो बाहर से अप्रवासी आकर बस गए हैं उनको वहां से बाहर निकाला जाए। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ने के कारण बन सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम पंजाब समझौते की बात कर लेते हैं कि पंजाब समझौते में क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। तो पहला प्रावधान था कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस ले लिया जाएगा। चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। ये प्रावधान पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ विवाद का कारण बन सकता था। इसके अतिरिक्त जल के बंटवारे के लिए न्यायाधिकरण बैठाना तथा सीमा विवाद के लिए नियुक्त आयोग यदि निष्पक्ष निर्णय लेते हैं तो विवाद की संभावना नहीं रहती है। प्रश्न संख्या 4, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। प्रस्ताव की मांगों के केंद्र और राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने की बात की गई थी। यानी कि हमने ये पढ़ा था अच्छे से कि इस प्रस्ताव में, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में, चाहे केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करने की बात की गई थी, लेकिन साथ ही सिख वर्चस्व का ऐलान भी पुरजोर तरीके से किया गया था। तो ये जो मांग थी वो एक तरह से अलग राज्य बनाने की, अलग राष्ट्र बनाने की मांग के रूप में भी पढ़ी जा सकती थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाले का ऐलान किया गया था और इस प्रस्ताव में एक अलग सिख राष्ट्र की मांग छुपी थी। प्रश्न संख्या 5, जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं की व्याख्या
कीजिए और बताइए कि इन विभिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस तरह अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया है। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी विभिन्नताओं की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोली बोलने वाले अधिकतर लोग हैं वो मुस्लिम हैं, जबकि यहाँ पर कम संख्या में हिंदू लोग भी रहते हैं। जम्मू क्षेत्र है वो पहाड़ी, तलहटी और मैदानी इलाके का मिश्रण है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कि कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है जहाँ बौद्ध एवं मुस्लिम आबादी है, लेकिन ये आबादी बहुत कम है। आकांक्षाएं क्या हैं? कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठती रहती है। जम्मू और लद्दाख को अपने पिछड़ेपन और उपेक्षा की शिकायत है और ये इलाके अपनी अलग स्वायत्तता की मांग उठा रहे हैं। अगला प्रश्न, कश्मीर को क्षेत्रीय स्वायत्तता के मामले पर विभिन्न पक्ष क्या हैं? इसमें कौन सा पक्ष आपको समुचित जान पड़ता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर बहुत सारे पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाया जाए, दूसरा पक्ष है कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में कर दिया जाए और तीसरा पक्ष है कि भारतीय संघ के भीतर ही कश्मीर को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। ये 3 पक्ष हैं जो कि कश्मीर के क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर हमारे सामने उठकर आते हैं। हालांकि अब अगर हम कश्मीर की बात करें तो जो कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसे भी हमारी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 7, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन को मिलीजुली अभिव्यक्ति थी, व्याख्या कीजिए। असम में बड़ी संख्या में आप्रवासियों के आगमन से असम में समस्या पैदा हुई। भारत के दूसरे राज्यों में अथवा किन्हीं अन्य देशों से आए लोगों को जनता के रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी। असम के लोगों को ये लग रहा था कि अन्य राज्यों से आए हुए लोग और जो अन्य देशों से आए हुए लोग हैं वो उनके संसाधनों पर कब्जा जमा रहे हैं, उनके रोजगार के अवसर छीन रहे हैं और न केवल रोजगार के अवसर अपितु राजनीति में भी वो उनकी तुलना में ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं। इन्हें भय हुआ कि वे अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। साथ ही असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद वहां गरीबी थी। यहाँ की जनता को लगा कि आप्रवासियों की बढ़ती संख्या उनके संसाधनों पर एक बोझ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या करनी है। हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। अक्सर आर्थिक पिछड़ेपन, राजनीति में प्रतिनिधित्व का न होना, उपेक्षा आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अलगाववादी आंदोलन उठ खड़े होते हैं। किंतु जब उनकी समस्याओं का समाधान अगर कारगर तरीके से किया जाता है तो ये आंदोलन अलगाव की जो मांग है उसका त्याग कर देते हैं। उदाहरण हम मिजोरम का ले सकते हैं। मिजोरम में आज़ादी की मांग को लेकर सशस्त्र आंदोलन हुआ था, किंतु सरकार के साथ समझौते के बाद आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। इसने कला, साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से विविधता में एकता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए। देखते हैं इसका उत्तर कि भारत एक विशाल विविधताओं वाला राष्ट्र है। यहाँ अनेकों तरह की सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक विभिन्नताएं हैं। भारत के अलग अलग भागों में कभी भाषा के आधार पर, कभी धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर मांगें उठती हैं। इन मांगों को सार्थक तरीके से सुलझाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से विविधता में एकता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। हमें एक अवतरण यहाँ दिया गया है जिसको हमें पढ़कर कुछ प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, हम उनकी उत्तर देंगे। देखते हैं अवतरण। हजारिका का एक गीत एकता की विजय पर है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को इस गीत में एक ही माँ की 7 बेटियां कहा गया है। मेघालय अपने रास्ते गई, अरुणाचल भी अलग हुई और मिजोरम असम के द्वार पर दूल्हे की तरह दूसरी बेटी से ब्याह रचाने को खड़ा है। इस गीत का अंत असमी लोगों की एकता को बनाए रखने के संकल्प के साथ होता है और इसमें समकालीन असम में मौजूद छोटी छोटी कौमों को भी अपने साथ एकजुट रखने की बात कही गई है। कर्बी और मिजिंग भाई बहन हमारे ही प्रियजन हैं। प्रश्न देखते हैं इससे आधारित। लेखक यहाँ किस एकता की बात कह रहा है? पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के कुछ राज्य क्यों बनाए गए? क्या आपको लगता है कि भारत के सभी क्षेत्रों के ऊपर एकता की यही बात लागू हो सकती है? देखते हैं उत्तर। तो पहले का उत्तर क्या है कि लेखक यहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों की एकता की बात कर रहा है। लेखक यहाँ पर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उस गीत में बताया गया है पूर्वोत्तर के राज्यों को एक माँ की बेटियां कहा गया है। साथ ही यहाँ जो विभिन्न समुदाय हैं उनको भी साथ लेकर चलने की बात की गई है। तो पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय एकता की बात यहाँ हम कह सकते हैं। क्योंकि इन राज्यों के क्षेत्रों ने असमी भाषा थोपने की बात करते हुए आंदोलन किया था, इसलिए पुराने असम से कुछ अलग राज्य बनाए गए थे। फिर तीसरे का आंसर कि क्या पूरे देश के अंदर हम इस विविधता को, इस एकता को देख पाते हैं? तो हाँ, भारत के सभी क्षेत्रों पर एकता की यही बात लागू हो सकती है, क्योंकि केवल पूर्वोत्तर ही नहीं पूरा भारत विविधताओं से परिपूर्ण है और इस विविधता में भी भारत एक है। एक अनोखी एकता संपूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी और किस तरह से उन क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समाधान सार्थक तरीके से निकाला गया। हालांकि सभी समस्याएं, सभी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, सभी मांगे अभी भी पूर्ण नहीं हो पाई हैं। बात करें असम की तो वहाँ भी लगातार जो मांग थी कि बाहरी लोगों को निकाला जाए, बाहरी लोगों का उनके जो पहचान की जाए और उनको वहाँ से निकाला जाए, तो ये मांगे आज भी वहाँ पर उठ रही हैं और आने वाले भविष्य में भी हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की नए ढंग की मांगे उठें। लेकिन हमने सबक लिया था इस अध्याय से कि ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक सहज हिस्सा है, एक सहज गुण है कि क्षेत्रीय मांगे लगातार उठती रहेंगी और उनके समाधान बातचीत के तरीके से, समझौते के तरीके से हमें लगातार सुलझाते जाना है। तो ये था हमारा अध्याय संख्या 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। धन्यवाद।